हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक फोर्थ केस रिमेन है, वह पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्टरीज क्या होती है। आफ्टर दैट हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, जो भी अनाउंसमेंट है आपको बता देता हूं कि आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, गाइस रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? जून मंथ से। यहां पर आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है? यहां पर आपको 200 से 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, 200 से 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट न्यू मिलने वाले हैं। न्यू का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जो ना कि अभी तक गेट एग्जाम में आए, ना कि वह क्वेश्चन ईएससी एग्जाम्स में आए, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गेट एंड ईएससी एग्जाम्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बाकी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आपको रैंक अंडर 1000, अंडर 500, अंडर 100 चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ बाकी स्टूडेंट्स से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और यह वह एक्स्ट्रा है। क्योंकि गेट एग्जाम में 95% जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, और अगर आपकी कमांड न्यूमेरिकल्स पर अच्छी होती है, नए क्वेश्चंस पर आपकी कमांड अच्छी है, तो आप जरूर, आपकी रैंक इंप्रूव होगी और आप अंडर 500, अंडर 100, 500 रैंक जरूर लेकर आएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रैंक इंप्रूवमेंट बैच की अगर बात की जाए, रैंक इंप्रूवमेंट बैच किस कोर्स के अंदर आ रहा है? रैंक इंप्रूवमेंट बैच गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आपको मिलने वाला है। तो किसी को ये नहीं समझना है कि सर हमें रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नहीं, आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको उसके अंदर रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिल जाएगा। फर्स्ट। सेकंड थिंग, जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर हमारी अभी तैयारी सही से नहीं है, तो हमको रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? यस गाइस, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी तैयारी अगर सही नहीं है, तो आप क्या करिए, आप डिटेल्ड कोर्स में, आप थ्योरी को पढ़िए, कंसेप्ट को पढ़िए, और रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आकर क्वेश्चंस करिए। आप अगर ये कहेंगे कि सर मेरी अभी तैयारी सही नहीं है, तो मुझे अभी नहीं करना चाहिए, तो ये तो आप फाइट करने से पहले ही पीछे हट गए कि सर मुझे नहीं करना चाहिए। आप एटलीस्ट फाइट तो करिए कि हाँ मुझे रैंक लाना है, मुझे ट्राई करना। और अभी गाइस बहुत टाइम है, अभी 8 मंथ है, और 8 मंथ में आप अंडर 100 रैंक, अंडर 10 रैंक ला सकते हैं। तो आपको अगर ये चीजें करना, तो सिर्फ आपको हार्डवर्क करना है। आप सारी चीजें, कंटेंट की सारी चीजें आप हम पर छोड़ दीजिए। सारा कंटेंट आपको बेस्ट वे में मिलेगा, टेस्ट सीरीज बेस्ट वे में मिलने वाली, सारी चीजें आपको बेस्ट वे में मिलेगी। बस आपको क्या करना है, अगर आपको कंटेंट अच्छा चाहिए, तो आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करिए। आफ्टर दैट यू आर माइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रैंक अच्छी आए। नाउ रैंक इंप्रूवमेंट बैच को आप जब भी ज्वाइन करें, आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जब भी ले, आपको क्या करना है, कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। इससे क्या फायदा होगा? कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करने से आपको दो फायदे। फर्स्ट एडवांटेज कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन है। फर्स्ट थिंग, ये तो आपको बाकी जगह से भी मिल सकता है, दूसरे कूपन से भी, बट आपको जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स की बात की जाए, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो कि मोस्ट वेटेज्ड सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में मेरा गाइडेंस चाहिए टिल गेट एग्जाम तक, तो आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। टिल गेट एग्जाम तक मैं आपके साथ रहता हूं, सारी चीज आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, तो आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए, ताकि आप मिनिमम से मिनिमम मार्क्स जो है इंजीनियरिंग मैथ्स एप्टीट्यूड मिलाकर आप मिनिमम 27-26 मार्क्स मिनिमम लेकर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में आपको स्पेशल सेशंस में पढ़ाने वाला हूं। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपके लिए स्पेशल सेशंस में स्टार्ट होगा। नाउ आगे मूव करते हैं कि अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट इज डेली लाइव क्लासेस, सेकंड इज क्रैश कोर्स फैसिलिटी, थर्ड इज रैंक इंप्रूवमेंट बैच, फोर्थ इज इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज आर अवेलेबल, फिफ्थ वन इज डाउट क्लियरिंग सेक्शन, एंड सिक्स्थ वन इज वीकली क्विज। और आई थिंक ये सारे एडवांटेजेस ना ही आपको यूट्यूब पर मिल सकते हो, ना ही आपको किसी और जगह पर मिल सकते हैं। इसके लिए आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा खोना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीजें लेते हैं, तो आपने जरूर थोड़ा सा पैसा खर्च किया, बट वह खर्च नहीं, वह आपने इन्वेस्ट किया।
जैसे ही आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, आप देखिए आपका फ्यूचर ब्राइट होने के लिए आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाउ आगे मूव करते हैं कि क्यों अनअकैडमी पर ऐसी कौन सी एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। वह है आपको डेली लाइव सेशन में लाइव पूल एंड लीडर बोर्ड फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर डेली लाइव पूल होता है। लाइव पूल और लीडर बोर्ड से आपको क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक्यूरेसी एंड स्पीड आपकी बहुत अधिक चेंज होगी, और अगर आपको एक्यूरेसी, आपको अपनी स्पीड और आपको सारी चीजों पर अगर ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, तो आपको अनअकैडमी प्लस से जुड़ना ही पड़ेगा गाइस। नाउ टाइमिंग की बात कर लेते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले टाइमिंग की अगर बात कर लें तो आपकी 2 आवर की क्लासेस अभी चल रही हैं। 2 आवर की क्लासेस की बात की जाए तो आपके 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 आवर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब की क्लास की टाइमिंग क्या है? यूट्यूब की क्लास की टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM। 9 AM टू 10 AM आपकी यूट्यूब की क्लास की टाइमिंग है। एंड फ्री स्पेशल सेशन, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी। फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी की बात की जाए तो आपको ये फ्री सेशन की टाइमिंग क्या है? 10:30 AM टू 11:30 AM। मींस जस्ट ये सेशन कंप्लीट होने के हाफ एन आवर बाद गाइस, जस्ट ये सेशन कंप्लीट होने के हाफ एन आवर बाद हम यहाँ पर अनअकैडमी के फ्री स्पेशल सेशंस में मिलने वाले हैं। नाउ गाइस वन मोर थिंग, आप बिल्कुल ये ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर आप मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आपको मिनिमम 13 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथ्स में चाहिए तो आपको दोनों सेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अभी ऑनलाइन है, मुझे बताइए फ्री स्पेशल सेशंस में आपको क्वेश्चंस कितने लेवल के मिलते हैं, क्या क्वालिटी रहती है? जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहती है गाइस के अगर आपको इतने अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको फ्री स्पेशल सेशंस ज्वाइन करना पड़ेगा। और इन फ्री स्पेशल सेशंस में क्या कौन से उसके टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अभी आपको मॉर्निंग में अभी पढ़ाने वाला हूं या जो अभी तक पढ़ा चुका हूं, उससे बेस्ड ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अभी मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर पढ़ा रहा हूं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको कहां मिलने वाले? फ्री स्पेशल सेशन में। तो गाइस क्लास खत्म होने के बाद जाना कहीं नहीं है, आप ब्रेकफास्ट करिए, जो भी आपको लगता है हाफ एन आवर में आइए और हाफ एन आवर बाद हम मिलते हैं कहां पर? 10:30 से 11:30 के टाइम स्लॉट में हम मिलते हैं ताकि हम फिर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कर सकें। फर्स्ट थिंग ना। सेकंड थिंग की जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए आपकी क्लास का टाइमिंग हुआ है जो 1 आवर की, वह टाइमिंग अभी हो चुका है 3 to 4 PM का इसका टाइम स्लॉट डिसाइड हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को इस टाइम स्लॉट में प्रॉब्लम है, अगर किसी स्टूडेंट को 3 से 4 PM के टाइम स्लॉट में दिक्कत है तो वह मुझे पहले ही बता दे, क्योंकि आपकी क्लास 1 जून से स्टार्ट हो रही है। और गाइज अगर 1 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको सारी चीजें सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजें पहले से ही डिसाइड करके करनी। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई टाइम स्लॉट में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पहले ही बता दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट किसी भी प्रकार से उसका सेशन में लॉस हो। ओके गाइस, चलिए तो आगे मूव करते हैं हम। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए गाइस। मार्क योर अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस गाइस। चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ उसमें हम फोर्थ केस पर मूव करते हैं। फॉर्म फोर्थ फॉर्म की बात की जाए तो उसमें था इफ, जो थर्ड फॉर्म था उसके सिमिलर ही फॉर्म था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इफ nx माइनस ऑफ my डिवाइडेड बाय m is equals to g of y, where this is nothing but function of y alone, function of y alone. Then integrating factor क्या आएगा? integrating factor is come out to be e to the power integration of g of y into dy. Tell me, यही आएगा? जल्दी से बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आने वाला है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही आने वाला है। नाउ याद करने का तरीका बताते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि जो इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन क्या थी? एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0।
आपको मैंने क्या बताया था गाइस कि जो m है उसके साइड में जो डेरिवेटिव है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। अब हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेने वाले हैं? अदर वेरिएबल। तो m के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है x, तो अदर वेरिएबल क्या हुआ? y। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ m ऑफ y। इन अ सिमिलर वे n जो है यहाँ पर n के बगल में वेरिएबल कौन है? d ऑफ y, मींस वेरिएबल कौन सा आ चुका है? y। तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, अदर के रिस्पेक्ट में लेंगे। इज नथिंग बट n ऑफ x डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू g ऑफ y। नाउ ये आपको दोनों डेरिवेटिव जो निकाला उनका डिफरेंस लेने के बाद यहां पर जो लास्ट में वैल्यू लिखी हुई थी उस टाइम हमने लास्ट में वैल्यू क्या लिखी थी? n ऑफ x। जिसको डाउट आ रहा है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, एक सेशन पहले का देखिए गाइस, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ दिस वैल्यू जो लास्ट में वैल्यू थी उस टाइम पे यहाँ पे क्या थी? n ऑफ x। तो वैल्यू क्या आई थी? फंक्शन ऑफ x आना चाहिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन m ऑफ y है, तो यहाँ पे फंक्शन किसका आना चाहिए? y। फंक्शन ऑफ y अलॉन और कांस्टेंट कह सकते हैं। अगर ये कंडीशन आती है देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके हम ये सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। नाउ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप उसमें अदर फॉर्म में जाएंगे तो मुझे आप सिर्फ इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के देंगे। सिर्फ और सिर्फ मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज cos of y into sin of 2x dx plus of cos square y minus of cos square x dy is equals to 0. Just a minute. Cos of y into sin 2x dx plus cos square y minus cos square x dy। चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, ध्यान से सुनिए। क्या निकालना है आपको? आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना। सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लेंगे, इंटीग्रेशन ही तो करना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको एग्जैक्ट पर। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बताइए। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के बताइए गाइस। जल्दी से करिए गाइस। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स गाइस, लास्ट 10 सेकंड। चलिए चलिए चलिए, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। कितने लोगों ने कर लिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने कर लिया है। जिन लोगों ने कर लिया गाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपकी स्पीड अच्छी है, आप 1 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड है आपकी। आपको ये स्पीड लास्ट तक मेंटेन करनी हो, और किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में करिए, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आपको मार्क्स और रैंक नहीं दिला सकता। आपको सभी सब्जेक्ट में ऐसी ही स्पीड मेंटेन करनी है। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बात करूं तो दिस इक्वेशन इज, दिस इज dx, दिस इज dy। टेल मी, सिंगल dx सिंगल dy मींस यहां पर कितनी डिग्री है इनकी? 1 है, मींस सॉरी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1, और डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है। मुझे बताइए, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने की कितनी मेथड है? 6 मेथड है। अब तो सारी 6 मेथड आपको बता चुका हूं। फर्स्ट वन इज, अब आप कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल। टेल मी, आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल। अब आप यहाँ पे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट आर्गुमेंटेड इन अ फंक्शन। नाउ मूव ऑन टू थर्ड इक्वेशन। क्या आप यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते लीनियर की। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल x माना तो वह फंक्शन देखिए ऑर्गुमेंटेड है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। नाउ अगर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y माना तो डिपेंडेंट वेरिएबल y माना तो भी वह किसी फंक्शन ऑर्गुमेंटेड है cos स्क्वायर y के अंदर। और हम क्या कहते हैं, लीनियर के केस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वह किसी भी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंटेड नहीं होना चाहिए। नाउ लीनियर भी नहीं लग सकता, तो नाउ टेल मी, रिड्यूसेबल टू लीनियर वेरिएबल लग रहा है आपको? आप कहेंगे नहीं, रिड्यूसेबल टू लीनियर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो ये बर्नौली के फॉर्म में ही नहीं, और अगर ये चारों मेथड नहीं लग रहे तो अब आप सोचेंगे दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
नाउ टेल मी, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है? लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट m, लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट n, और यही क्यों माना है? बिकॉज हम एग्जैक्ट का फॉर्म क्या मानते हैं? m dx प्लस ऑफ n dy, जस्ट अ मिनट, दिस इज n, m dx प्लस ऑफ n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, कंडीशन की अगर अपन बात करें, कंडीशन के अगर एग्जैक्ट चेक करना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? dm अपॉन dy निकालना पड़ेगा, एंड क्या निकालना पड़ेगा? dn अपॉन dx हमको निकालना रहेगा। नाउ टेल मी, अगर हम बात करें तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू इज कम आउट टू बी cos of y sin 2x। नाउ टेल मी, अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ साइन y sin 2x। से यस और नो? यस। और अगर हम n की बात करें तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? cos स्क्वायर y माइनस ऑफ cos स्क्वायर x। नाउ टेल मी, इसका क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 0, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ cos स्क्वायर x का करेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos x, इनटू cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ sin x। the value is come out to be dn upon dx is equals to minus plus of 2 sin x cos x। the value is come out to be dn upon dx is equals to sin 2x। tell me dm upon dy और dn upon dx बराबर आए हैं क्या? जल्दी से बताइए, दोनों वैल्यूज बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉन एग्जैक्ट। और अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो इसके केस में हम क्या लगाते हैं? इसके केस में हम लगाते हैं इंटीग्रल, ना इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। ना इंटीग्रेशन फैक्टर की अगर बात की जाए तो इंटीग्रेशन फैक्टर के हमने 4 फॉर्म पढ़े हैं। चारों फॉर्म में बात की जाए तो पहला क्या कहता था? कि होमोजीनस होना चाहिए। टेल मी, यहां पर आपको होमोजीनस लग रहा है? नहीं लग रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आती है कि होमोजीनियस के बाद आपको क्या निकालना है? आपको चेक करना है कि अगर मैं किसी फंक्शन x को कॉमन ले लूं तो फंक्शन ऑफ x, y आ जाए, अगर मैं y को कॉमन ले लूं तो फंक्शन ऑफ x, y आ जाए। बट यहां पर भी कॉमन ही नहीं हो रहा है x और ना ही y, ना ही। अब हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस आप चेक करेंगे तो थर्ड नहीं लगेगा, तो यहां पे लगेगा हमारा फोर्थ केस। नाउ आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, आपको ये क्वेश्चन सिर्फ तभी ही पॉसिबल है जब, अगर अपन बात करें, जब आपके बहुत ही रेयर चांसेस है, और रेयर चांसेस में आपको चेक तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। वन मोर थिंग, अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी हो रहा है। यस, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी क्वेश्चन जरूर है, बट गाइस ध्यान से सुनिए, आप अगर मैकेनिकल ब्रांच में देखें तो इंडस्ट्रियल का गेट 2020 में देखिए 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन आया था। वे क्यों दे देते हैं ये क्वेश्चन इतने लेंदी? इसलिए नहीं कि आपके 2 मार्क्स चेक करने, वे आपकी स्पीड एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं। अब आप देखें तो उस टाइम को वह किसी दूसरे क्वेश्चंस में मैनेज कर देते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस आपको सिंपल दे देते हैं ताकि आपका वहां से टाइम बचे और आप इसे यहां यूटिलाइज करें। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेंदी क्वेश्चंस गेट में नहीं आते। गेट में 5 to 6 क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, और वे लेंदी क्वेश्चंस का टाइम दूसरे क्वेश्चन से आपको बचाना रहता है, तो आप दूसरे क्वेश्चन से टाइम को सेव करिए और यहाँ पर इसमें इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस में टाइम दीजिए। ओके, तो अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं तो अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टेल मी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? n of x minus m of y divided by m। Now tell me, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर वैल्यू कितनी हो गई थी n of x की? n of x की वैल्यू इज नथिंग बट sin of 2x माइनस m of y की अगर अपन बात करें तो वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस माइनस प्लस sin y sin 2x अपॉन m की वैल्यू क्या हो गई है? cos of y into sin 2x। ना सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को, सिंप्लीफाई करिए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं हम। the value is come out to be integrating factor is equals to, अगर हम इसकी बात करें sin 2x, this sin 2x, this sin 2x, this sin 2x cancelled out, तो the value is come out to be 1 plus sin y divided by cos y। the value is come out to be function of y। बात सुनिए, एक बात मैं बताता हूं,
अभी किसी को ये डाउट आया था कि सर हम थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में पता कैसे करेंगे। ना मुझे बताइए, थर्ड फॉर्म हो चाहे फोर्थ फॉर्म है, आपका न्यूमरेटर तो सेम है। हाँ, माइनस साइन का डिफरेंस जरूर है न्यूमरेटर में, बट वैल्यू तो nx माइनस एम वाई, वहां पर एम वाई माइनस nx सेम वैल्यू थी। ओके, ना अब आपने जैसे ही ये वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि यार न्यूमरेटर जो है क्या है, फंक्शन ऑफ y आया है। न्यूमरेटर इज कम आउट टू बी फंक्शन ऑफ y। जैसे ही आपने देखा हाँ माइनस साइन का डिफरेंस हो सकता है, अभी कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर माइनस साइन का डिफरेंस हो सकता है। यस, थर्ड और फोर्थ केस में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, बट अब आप मेरी बात सुनिए, न्यूमरेटर का फॉर्म तो सेम है कि वह फंक्शन ऑफ y है या फंक्शन ऑफ x है। अगर वह गाइस फंक्शन ऑफ y आया, अगर वह फंक्शन ऑफ y आया मींस आपको डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू लेनी है, डिनोमिनेटर में आपको m लेना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन ऑफ g ऑफ y लेना, और केस कौन सा बन जाएगा, फोर्थ केस। और अगर वह फंक्शन ऑफ x आता है न्यूमरेटर में, तो आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में क्या लेना है, n, ताकि फंक्शन ऑफ x आ जाए। अब समझ आया सभी लोगों को? अब समझ आया कि केस से थर्ड केस और फोर्थ केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करना है कि कौन सा थर्ड केस यूज होगा या फोर्थ केस। यस सुनो ना। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कम आउट टू बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y into dy। बस आपको मैंने इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कहा था। द वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर 1 प्लस ऑफ साइन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ साइन y डिवाइडेड बाय cos y into dy। overall integration value is come out to be e to the power 1 upon cos y into dy plus of 10y dy। yes or no? Okay, now tell me this value is come out to be e to the power sec y dy plus of integration of 10y dy। now tell me integration of sec y को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log of, लिख क्या सकता हूं, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी this value is come out to be e to the power log of sec y plus of 10y plus of this value is come out to be log of sec y। चलिए तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log m into n, this value is come out to be log of m into n is this value is log m plus n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log m into n। this value is log sec y into sec y plus of 10y। नाउ आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी, e to the power log of a is nothing but a। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec of y into sec of y plus of 10 of y। the overall value is come out to be, overall value of integrating factor is come out to be sec square y plus of sec y 10y। कितने लोगों का ये आंसर आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जल्दी से बताइए, कितने लोगों का ये आंसर आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जल्दी से बताइए। आई नो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैंने आपको इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए दिया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बट हाँ आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालने को आ ही सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दीजिए। नाउ टेल मी, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताइए कि किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डाउट, जल्दी से बताइए। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने कभी इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए थे, जल्दी से कमेंट बताइए, आपने कभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करें? एक एक टॉपिक को इतने बेसिक लेवल से हमने पढ़ा है कि हमको सारी चीजें समझ आए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेशन को लाइक करना है गाइस, उस सेशन को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ओके, तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले अब हम एक छोटा सा टॉपिक बीच में कर लेते हैं जिसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्टरी। नाउ हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल ट्रिजेक्टरी। चलिए जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ओटी। चलिए पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उससे आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग। टू family two family of the curve in which every member of either family cuts every member of other family at right angle are called ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं क्या हुआ है। पहले तो मुझे बताइए ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ। आप कहेंगे सर ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री और राइट एंगल। यस सुनो, ओके। नॉट टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेजेक्टरीज का मींस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का मतलब ऐसी कर्व जो एक दूसरे पे 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ two family of the curves in which every member of the either family cut the every other family at a right angle। मींस ऐसी कोई भी कर्व की दो फैमिली जिसमें से दोनों फैमिली एक दूसरे को कहीं पर भी कट करते हैं तो 90 डिग्री पर कट करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लेट अस सपोज दिस इज योर फर्स्ट कर्व, दिस इज योर फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व, फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व से मतलब क्या है, जिसमें कि अपन बात करें कि अपन कह रहे हैं कि जहां पर इसी टाइप की इसी सेम उसकी, तो आप इसे फर्स्ट कर्व भी कह सकते हैं। फैमिली ऑफ कर्व रहने दीजिए, इसे फर्स्ट कर्व कह लीजिए। चलिए तो आपको ज्यादा, चलिए फर्स्ट कर्व कह लीजिए, ये एक आपका फर्स्ट कर्व है। नाउ लेट अस सपोज एक सेकंड कर्व है, नाउ लेट अस सपोज एक सेकंड कर्व है, दिस इज योर सेकंड कर्व। लेट अस सपोज दिस इज योर सेकंड कर्व। नाउ चेक हियर, भले आपको दिख नहीं रहा बट आप यहां पे मान लीजिए ये जो सेकंड कर्व है इसने इस कर्व को 90 डिग्री पर काटा है। अब आप कहेंगे सर दिख तो नहीं रहा, उसे मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि उसने उसे 90 डिग्री पर काटा है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी इसमें अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर दें, दिस इज योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट ऑफ दिस एंड दिस ने 90 पर काटा है। इन सेम वे भी तो आप मान लीजिए वह, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दो कर्व को ऑर्थोगोनल कर्व या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जब कहते हैं, जब दोनों कर्व एक दूसरे को जब भी कट करें, अगर वे एक दूसरे को कट करते हैं तो वह दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर कट करें। ओके ओके ओके, पहले आपको मैं प्रोसीजर बताता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यही प्रोसीजर क्यों हुआ। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अगर आपसे मैं जब भी पूछता हूं कि आपसे मैं पूछूं कि यार कोई भी दो चीज ऑर्थोगोनल कब कहलाती है, तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि सर कोई भी दो चीजें ऑर्थोगोनल जब कहलाती है तो सबसे पहले एक काम करिए सर, उनका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप जैसे ही निकालते हैं आप कहेंगे सर m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ऑर्थोगोनल की चीजें ये तो आपने बचपन से पढ़ी होंगी, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, ये चीजें पढ़ी आपने कि ऑर्थोगोनल के केस में जब भी हमसे कोई ऑर्थोगोनल पूछता है हमारे दिमाग में स्ट्रेट लाइन आती है, और स्ट्रेट लाइन के केस में हम कह देते हैं m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, हाँ या ना। अब आप कहेंगे कि यस सर यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अब मैं बताता हूं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्यों यूज होगा। ध्यान से समझिए, ये एक कर्व है, ओके, दिस इज योर कर्व, लेट अस सपोज दिस इज योर टेंजेंट, ये कर्व है, दिस इज टेंजेंट ऑफ कर्व 1, दिस इज योर कर्व 1, दिस इज योर कर्व 1, और ये कर्व 1 पर टेंजेंट ये है। नॉट टेल मी, अगर मैं इस पर आपसे बात करूं, लेट अस सपोज
लेट अस सपोज एक काम करिए, दूसरा कर्व है लाइक दिस, मेरा दूसरा कर्व है लाइक दिस। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं, मान लीजिए कि ये सेकंड कर्व है, अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व जो है ऑर्थोगोनल है, तो आप कहेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं। टेल मी, कर्व के केस में अगर आपको बताना है कि ये कर्व, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल केस हैं, तो आप क्या करेंगे, उन कर्व पर ड्रॉ करेंगे क्या, टेंजेंट। तो आपने ये जो पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर आप चेक करने, आपने कहा कि ये दोनों कहां पर कट कर रहे हैं, लेट अस सपोज ये आपके कट पॉइंट है कि ये यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, नाउ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर या फिर उसके पास में अगर मैं नियर बाय पॉइंट पे बात करूं, तो आपने ये ड्रॉ किया टेंजेंट। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैंने कर्व दूसरा लिया, उस दूसरे कर्व पर क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। और अगर उन दोनों के बीच का टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री है, यहां पे देखिए दोनों के बीच का एंगल मैंने 90 बनाने की कोशिश की, आपको दिख रहा है, अगर दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल। हाँ या ना, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी कर्व ऑर्थोगोनल कर्व जब होगा किसी पॉइंट पर, जब उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आप दोनों कर्व पे, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। यस सुन, आप किसी भी दो कर्व को बात करें, अगर आप बात करें कि ये दो कर्व ऑर्थोगोनल कर्व है, तो आप कहेंगे टू कर्व आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट बोथ द कर्व एट दैट पॉइंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मींस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बात करूं, कि टेंजेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, टेल मी, टेंजेंट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। से यस और नो, टेंजेंट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ टेल मी, अगर टेंजेंट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, तो आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो कि नहीं। यस यस यस, आप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस m1 इज नथिंग बट, लेट अस सपोज दिस m1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, slope of the tangent line, slope of the tangent line on the curve 1, slope of the tangent line on the curve 1 at the intersection point, yes or no, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई डाउट आना चाहिए। लेट अस सपोज m1 इज नथिंग बट दिस वन, अगर मैं आपसे कहूं m1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये तो बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे स्लोप 0 हो गया। यार मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया है, जरूरी थोड़ी ना कि आपका ये कर्व ऐसा हो, आपकी लाइन ऐसी भी हो सकती है और ये भी हो सकता है। दिस इज योर टेंजेंट 1, दिस इज योर टेंजेंट 1, से यस सुन, ये भी हो सकता है, दिस इज योर टेंजेंट 2। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसके केस में तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखा जाए तो यहाँ पे 0 है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। यस और नो, मैंने तो बस बताया है कि अगर अपन बात करें m1 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो टेल मी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, टेल मी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy by dx ऑन कर्व 1। नाउ ओवरऑल आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy by dx ऑफ कर्व 1। समझ आया कि नहीं। चलिए मैं प्रोसीजर बताता हूं, अब मुझे लगता है प्रोसीजर बताऊंगा सारी चीजें समझ आ जाएगी, और जिसको समझ नहीं आ रहे वो बिल्कुल वरी ना हो, बिल्कुल भी वरी मत होइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। चलिए फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको, बिल्कुल वरी मत होइए, जिनको समझ नहीं आ रहा है ध्यान से सुनिए। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस सपोज, आपको मैं प्रोसीजर में बताता हूं, लेट अस सपोज, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि लेट अस सपोज कोई फंक्शन है x, y, c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर नथिंग बट फैमिली ऑफ कर्व। या ये फैमिली ऑफ कर्व क्यों है, टेल मी, फैमिली ऑफ कर्व क्यों कहा है इसे, मैंने इसे फैमिली ऑफ कर्व क्यों कहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट c है, ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जैसे जैसे वेरी होते जाएगी। और अगर हम बात करें x एंड y, ये अगर अपन बात करें तो जैसे हमने बोला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दीज आर नथिंग बट द फैमिली ऑफ द पेयर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज नथिंग बट फैमिली ऑफ द पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से हम इसको कह रहे हैं कि ये फैमिली ऑफ कर्व है।
ओके मुझे क्या निकालना है, इस फैमिली ऑफ कर्व के, लेट अस सपोज इस कर्व को नाम दे दिया मैंने कर्व 1, मुझे इस फैमिली ऑफ कर्व 1 के ऑर्थोगोनल जो कर्व होगा उसकी इक्वेशन निकालनी। समझ आया क्वेश्चन क्या होता है, मुझे ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इसके ऑर्थोगोनल जो कर्व है उसकी इक्वेशन निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, ऑर्थोगोनल की बात आती है वैसे ही हम क्या करते हैं कि हमें स्लोप चाहिए। ओके तो मुझे बताइए कि आप स्लोप लाएं, इससे अच्छा तो मुझे एक बात बताइए सिंपली, अगर मैं आपसे कहूं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताइए तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो एक काम करिए एलिमिनेट C1, यस एलिमिनेट करिए C1 को। जैसे ही आपने C1 को एलिमिनेट करा आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, f जो आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, x y डैश। ये सुनो क्योंकि जो कांस्टेंट हटाया एक कांस्टेंट था तो एक ही बार हम डेरिवेट कर सकते हैं और इसको हटा सकते हो, और कोई अब ये पूछेगा नहीं मुझसे, कोई मुझसे ये पूछेगा नहीं कि सर ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी चीजें बताई हैं। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी differential equation of the family, this is nothing but the differential equation of the family. okay now tell me अगर मैं यहां पर क्या बात करूं, जो इक्वेशन है this value is a y dash, this value is nothing but slope of the curve, slope of the curve, this is nothing but the slope of the curve 1। नाउ मैं आपको बताता हूं ओवरऑल हो क्या रहा है। तो यहां पर आपने स्लोप ऑफ द कर्व निकाला तो इसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे, आप अगर ये स्लोप है तो आपको पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। यस क्योंकि हमको ऑर्थोगोनल कर्व चाहिए तो आपकी m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके m2 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन y डैश से यस और नो। तो आपका न्यू कर्व क्या हो जाएगा, f ऑफ x y माइनस x y -1 अपॉन y डैश is equals to 0. This is nothing but differential equation of orthogonal trajectory. Say yes or no. Now अगर हम इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर लेते तो अब हमारी वैल्यू आ जाएगी g, this is nothing but x y c is equals to 0 and this is your orthogonal trajectory. अब मैं बताता हूं कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से समझिए। लेट अस सपोज आप तो कर्व को भूल ही जाइए, अभी तो आप कर्व को भूल ही जाइए। अब आपने बोल दिया लेट अस सपोज ये दो लाइन है, सिर्फ आप तो लाइन समझिए, कर्व को भूल जाइए। लेट अस सपोज दिस इज योर लाइन 1, दिस इज योर लाइन 1 एंड दिस इज योर लाइन 2। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लाइन 1 है दिस इज योर y इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c, ये एक लाइन है आपकी y इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c, और ये जो दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू mx, this equation is m1x plus c, this is equation is m2x plus c2। let us suppose ये आपकी लाइन, ओके लाइन की इक्वेशन। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों क्या है तो आप कहेंगे सर दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू आप -1 कर दीजिए तो आपका स्लोप आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा सिंपली मुझे एक बात बताइए, सिंपली मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मुझे ये जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व का मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा, नाउ टेल मी अगर मैं इस कर्व का डेरिवेटिव निकाल लूंगा और जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और इस स्लोप ऑफ टेंजेंट में मैं दूसरा का स्लोप निकाल लूंगा इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू लिख दूंगा तो आपको कर्व आएगा या नहीं, नहीं आया समझ। चलिए फिर से एक चीज बताता हूं, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार सिंपल सी चीज है, कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल सी मेरी बात समझिए। फिर से लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं, लास्ट टाइम है गाइस, इस बार ध्यान से समझिएगा। आपका ये कर्व है, आपने इस कर्व पर क्या करा, आपने इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ किया, अब आपको इस टेंजेंट का स्लोप निकालना था। तो इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, इस टेंजेंट का आपने स्लोप निकाल लिया dy बाई dx से। तो आपकी ये जो इक्वेशन थी, समझते जाइए, ये इक्वेशन थी, इसका आपको क्या निकालना था, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए आपने उसका डेरिवेट करा और डेरिवेट करके वो इक्वेशन बन गई कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके नाउ मींस ओवरऑल आपने कहा कि मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है और इसके डेरिवेट की वैल्यू मिल गई, बट आपको इसका डेरिवेट से आपको क्या निकालना था, ऑर्थोगोनल कर्व निकालना था। तो मैं क्या कहूंगा कि अगर जिस हिसाब से ये दो कर्व हैं इसमें सिर्फ स्लोप का डिफरेंस है, तो स्लोप का अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपने क्या करा कि इस इक्वेशन स्लोप और कांस्टेंट का डिफरेंस था, देखिए स्लोप और कांस्टेंट डिफरेंस था ना, तो आप कहेंगे कि यार कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से जो भी आएगा वो वेरी कर जाएगा, बट स्लोप की अगर बात की जाए तो स्लोप के डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, m1 m2 m2 इक्वल्स टू -1, स्लोप निकाल लीजिए बस,
उस स्लोप की वैल्यू जो आई है आपकी, उस स्लोप की वैल्यू आपने कहां रख दी, इक्वेशन में। इसकी वैल्यू जैसे आपने इक्वेशन में रखी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की आ गई। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की आ चुकी है तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की आ चुकी है तो अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको समझ ना आया, 4 बार बता चुका हूं मैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है। जल्दी से बताइए समझ आया या नहीं, जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देता हूं, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन से भी। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए हेडिंग डालिए, क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन इज फॉर्म ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x माइनस 1। लाइन वाले क्वेश्चन से ही दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, जल्दी से करिए। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 20 सेकंड्स गाइस, लास्ट 20 सेकंड्स। चलिए चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको निकालना है इस कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ओके, नाउ टेल मी दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू, दिस वैल्यू इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू k इनटू x माइनस ऑफ k। सिंपल से मैं आपको बनाकर बता रहा हूं कि आप मान लीजिए दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू k माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ k, ओके। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बात करूं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन का आपसे स्लोप पूछूं तो आप कहेंगे सर स्लोप के लिए काम करिए, dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। तो dy बाई dx की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, dy बाई dx की वैल्यू निकालो, दिस वैल्यू इज नथिंग बट k, ओके। अगर k की वैल्यू ये आ चुकी है तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू dy बाई dx मल्टीपल ऑफ k की वैल्यू आपने रख दी तो हो जाएगा x माइनस ऑफ 1। नाउ टेल मी, अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं, आपकी ये इक्वेशन आ चुकी, नाउ दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, यस और नो। और अगर मैं इसके ऑर्थोगोनल की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहता हूं, ध्यान से समझिए, आपने क्या करा, ये जो इक्वेशन दिया था उसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली, फर्स्ट थिंग। और अगर मैं इसके रिवर्स चाहूं कि अब मुझे एक काम करिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन बता दीजिए, तो कैसे निकलेगी ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ क्या करिए, dy बाई dx की जगह रिप्लेस कर दीजिए क्या, माइनस ऑफ dx बाई dy। तो आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है, आपकी वैल्यू हो चुकी है y is equals to minus of dx upon dy, value x minus y into, this is nothing but the value of differential equation of orthogonal trajectory, means अब आपकी क्या आ चुकी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से अब आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, मींस देखिए आपने पहले क्या करा, इक्वेशन से गए कहां पर, डिफरेंशियल इक्वेशन से, या फिर आप कह सकते हैं कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे गए और डिफरेंशियल इक्वेशन से आप कर्व की इक्वेशन पर गए, यस। तो वही किया है आपने, यहां से यहां तक अगर अपन बात करें तो ये आपका था कर्व 1, और यहां से अगर हम बात करें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इसकी मदद से आप गए कर्व 2 पर। सेम वे अगर आप इसकी बात करें तो इससे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, वैल्यू इज कम आउट टू बी y into dy is equals to माइनस इंटू x इंटू dx प्लस ऑफ dx। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, बस वैल्यू अब आपका इंटीग्रेशन ही बचा था। दिस वैल्यू इज नथिंग बट y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी
माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। टेल मी, समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो, जल्दी से बताइए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो। चलिए एक और आपको नोट लिखिए, अगर आपसे मैं यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किसके फॉर्म में निकलवाऊं, पोलार फॉर्म में, तो पोलार फॉर्म में क्या करते हैं, यहां पे आप क्या करते थे, रिप्लेस dy बाय dx बाय माइनस ऑफ dx अपॉन dy। तो यहां पर क्या करते हैं, इन पोलार कर्व, इन पोलार कर्व्स प्रोसीजर पूरा सेम है, बस आपको क्या करना है, ओनली रिप्लेस dr by d theta with माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ओके, सिर्फ यही रिप्लेस करना है। चलिए क्वेश्चन दे देता हूं, उस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन इज आर इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। आपको इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे देता हूं आपको। जल्दी से करिए गाइस। लास्ट 10 सेकंड गाइस, लास्ट 10 सेकंड। चलिए टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए यार, पोलर फॉर्म में तो यही है, बस आपको करना क्या है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। क्या, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप, dr बाई डी थीटा निकाल के, वैल्यू इज कम आउट टू बी dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट sin थीटा। ओके ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, आपकी वैल्यू किसकी आ चुकी है, आपके आर की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्या कहता था, आपसे कहता हूं डी आर बाई डी थीटा की जगह पर रखिए माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, यस और नो, तो पहले आप कहेंगे दिस इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहां रखकर बनानी पड़ेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कम आउट टू बी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी आर बाई डी थीटा माइनस डी आर बाई डी थीटा sin theta in the bracket 1 plus of cos theta. This is your differential equation of curve 1. Differential equation of curve 1. Now tell me, अगर मैं आपसे dr by d theta के बाद क्या करते थे आप, replace dr by d theta by minus of r square d theta by dr. Yes, अगर आप रिप्लेस करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो चुकी है, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी r इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो था ही, तो माइनस माइनस से यहाँ पर आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस इस इक्वेशन में हो जाएगा प्लस, दिस वैल्यू इज आर स्क्वायर अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आर इन द ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इंक्लाइन लिखा रहा है क्या थोड़ा सा, चलिए सीधा लिखते हैं, दिस आर एंड दिस आर इज कैंसिल आउट, द वैल्यू इज कम आउट टू बी डी आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू this r and this r is cancelled out, the value is come out to be dr by r का integration is equals to 1 plus of cos theta, 1 plus of cos theta divided by sin theta d theta, yes or no। चलिए टेल मी, dr by r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of r is equals to integration of cosec theta d theta plus of integration of
cot theta d theta. Now tell me, this value is come out to be log of r is equals to log of mod of sin theta plus log of mod of sin theta plus log of mod of cosec theta minus cot theta plus log c. The value is come out to be r is equals to log m into n का फॉर्मूला लग जाएगा तो log log कैंसिल आउट. The value is come out to be sin theta in the bracket cosec theta minus cot theta into c. The value is come out to be r is equals to this value cosec theta upon sin theta is nothing but 1 minus sin theta into cos theta upon sin theta. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रहा है गाइस और कुछ नहीं किया है. इंटू सी cot थीटा की वैल्यू रख दी है मैंने, cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा न्यूमरेटर में sin थीटा डिनोमिनेटर में sin थीटा, वैल्यू इज कैंसिल्ड आउट. देयरफॉर वैल्यू ऑफ r इज कम आउट टू बी 1 माइनस ऑफ cos थीटा इनटू c. समझ आया गाइस क्या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है? टेल मी क्या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है, समझ आया? यस. तो अब हम बात करें सेशन को. आज का टाइम जो है हो चुका है, बट सेशन कंप्लीट होने से पहले आपको मैं बता देता हूं गाइस, ध्यान से सुनिए. अभी जाने से पहले आपको सुनना है कि आपकी जो क्लास है, आपका जो स्पेशल सेशन होने वाला है, जस्ट हाफ एन आवर बाद आपका 10:30 AM से 11:30 AM जस्ट इस सेशन का हाफ एन आवर बाद आपका स्पेशल सेशन होने वाला है गाइस. कहां पर? अन अकेडमी ऐप पर आपका सेशन होने वाला है. अन अकेडमी ऐप पर फ्री स्पेशल सेशन जस्ट हाफ एन आवर बाद होने वाला है. तो आपको किसी भी प्रकार से डिले नहीं करना. अगर आपने ये सेशन ज्वाइन किया तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वही आपको दोनों मिलाकर ही एडवांटेज होने वाला है. सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से आपके गेट में मार्क्स नहीं आएंगे. अगर आपको गेट में मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए ही आपके लिए फ्री स्पेशल सेशन चल रहा है. तो गाइस हाफ एन आवर के बाद मिलते हैं. जाने से पहले आप सुनिए, जो भी स्टूडेंट अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी कोर्स का लेना चाहे, जैसे कि आप अपना गोल पिक करेंगे. आपका गोल क्या है? गेट एंड ईएसी आपका गोल है. तो आप क्या कीजिए, गेट एंड ईएसी में अपना गोल को चूज करिए. गेट एंड ईएसी में आप जाएंगे. आफ्टर दैट आप क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए. गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपका प्लान चूज करिए कि आपको कितने मंथ का प्लान चाहिए. आपको 6 मंथ का प्लान चाहिए, 12 मंथ का प्लान चाहिए, या फिर आप 24 मंथ का प्लान चाहिए. बट अगर अभी बात की जाए तो अभी 8 मंथ रिमेन है गेट एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 12 मंथ का प्लान चूज करिए और 24 मंथ का प्लान चूज कर सकते हैं. नाउ अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको ये प्लान में कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है. आपको कूपन कोड में एज अ पल्लव लाइव यूज करना है. जैसे ही कूपन कोड आप पल्लव लाइव यूज करेंगे, आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ होगा. आपके लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा. आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट होगा. एंड आप एलिजिबल हो जाएंगे किस चीज के लिए? गेट एंड ईएसी में जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप उस चीज में पूरी सारी चीजें आप पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. फर्स्ट थिंग, नाउ आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव क्यों यूज करना है? आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव इसलिए यूज करना है गाइस, क्योंकि कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करने से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा. अदर देन दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए स्टार्टिंग से टिल एंड तक आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, ताकि आप गेट एग्जाम में 30 मार्क्स में से मिनिमम 26 और 27 मार्क्स लेकर आए. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात की जाए, तो ये कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैक ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपके लिए इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड मिलाकर आपके लिए अप्रॉक्स 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. और अगर आपको 30 मार्क्स का ये पेपर में ये सारी चीजें आ रही है, तो आप समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम में 30% का वेटेज आप समझ सकते हैं.
और अगर आपको 30% के वेटेज में अच्छी कमांड चाहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो, आपके साथ स्टार्टिंग से एंड तक मैं जुड़ा रहूं, आपको सारा गाइडेंस मिलता रहे, तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव ही यूज करना है फर्स्ट थिंग। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ऑफ करेंगे आपको 2500 रुपीज का ऑफ भी मिलेगा। बट अगर आप 24 मंथ मींस आप 2 ईयर का प्लान चूज करते हैं, अगर आप 2 ईयर प्लान चूज करते हैं, अगर आप 2 ईयर प्लान चूज करते हैं और आप पल्लव लाइव एज अ कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पे कितने रुपीज ऑफ हो जाएगा, आपको 3000 रुपीज ऑफ हो जाएगा, बिकॉज 2 ईयर के प्लान की फीस जो है 30,000 रुपीज है। तो जैसे ही आप इसको चूज करेंगे आपकी प्राइस कितनी हो रहेगी, 27,000 रुपीज हो जाएगा, मींस आपको 3000 का ऑफ होने वाला है। नाउ आगे मूव करते हैं कि आप चाहें तो उसको क्रेडिट कार्ड से भी जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो डेबिट कार्ड से भी ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप चाहें तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़िए, गेट एस्पिरेंट MECE। यहाँ पर आपको देखिए, आपको जितने भी सेशंस होने वाले रहते हैं आपके लिए फेसबुक लाइव सेशंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन, जो भी हमारे प्लान रहते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप हमारे इस फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आप देख सकते हैं 10K प्लस मेंबर्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 10K प्लस मेंबर्स भी हैं ना। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आपको जितने भी सेशन अभी हुए हैं आपको उन सेशंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अनअकैडमी गेट एमई से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप अनअकैडमी गेट एमई से जुड़ सकते हैं। देखिए आपको इंजीनियरिंग मैथ्स का देखिए होमोजीनियस पार्ट 1, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 12, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 11, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर 10, सारे देखिए सीक्वेंस में 10, 11, 12 सारे सेशंस के आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलती है। और अगर आपको गाइस सारे सेशंस की पीडीएफ चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ना। सेकंड थिंग, जाने से पहले सुन लीजिए गाइस, हम कितनी देर में मिलने वाले हैं, हम कितनी देर में जस्ट मिलने वाले हैं। अगर अभी टाइम 10:30 AM पर हम गाइस मिलने वाले हैं, 10:30 AM से 11:30 AM पर हम मिलने वाले हैं गाइस। कहां पर हम मिलने वाले हैं गाइस, फ्री, कहां पर मिलने वाले हैं गाइस, हम फ्री स्पेशल सेशन में, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी ऐप, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी ऐप। और जो लोग अभी नए हैं या जो अभी सेशन को देख रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक फ्री स्पेशल सेशन ज्वाइन नहीं किया, उन लोगों को बता दूं कि आपको फ्री स्पेशल सेशन की जो लिंक है, लिंक इज अवेलेबल ऑन कमेंट सेक्शन। लिंक देखिए आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, लिंक पर प्रेस करना और नोटिफाई मी पर क्लिक करना है, ताकि आपका सेशन मिस ना हो। और बाकी सारे सेशंस की नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आपको क्या करना है, बाकी सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आपको पल्लव गौर सर्च करना है। कहां पर, अनअकैडमी ऐप पर आपको यहाँ पर पल्लव गौर सर्च करना है और वहां पर मुझे फॉलो करना है, आपको वहां पर मुझे फॉलो करना है। ओके गाइस, जितने भी आप अनअकैडमी ऐप पर जाइए, वहां पर आप पल्लव गौर डालिए और आप वहां पर मुझे फॉलो कर लिए, तो जो भी मेरे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रहेगा, आपको हर बार वरी नहीं होना रहेगा कि सर हमारा टाइमिंग ये हो गई, इसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, हमारे पास नोटिफिकेशंस की प्रॉब्लम है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको 15 मिनट्स पहले आ जाएंगे, सेशंस की सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, तो कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा, जब ही जाके आप इंजीनियरिंग मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो क्या करना है गाइज, आपको क्या करना है, जस्ट सेशन अभी कंप्लीट होने के बाद 10:30 AM, जस्ट हाफ एन आवर बाद हम आपको यहाँ पर मिलते हैं 10:30 AM पर फ्री स्पेशल सेशंस में आना है, ताकि हम न्यूमेरिकल्स कर सके। ओके गाइज, चलिए गाइज, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।